एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस सिविल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि प्रिंस एजुकेशन हब सीकर राजस्थान द्वारा चलाई जा रही एक अनूठी पहल, जहां कॉलेज के साथ ही हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं और विभिन्न विषयों के अध्ययन द्वारा एक अप्रोच हम विद्यार्थियों में डेवलप करते हैं ताकि वह इन परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन कर सकें और कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको आसान बनाया जा सके। और आप सभी को पता है, बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मेरा अपना विषय, लेकिन इस समय मैं एक सीरीज मैंने कहा था मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जहां हम सिर्फ रणनीति पर बात करेंगे। और देखिए, आज 21वीं सदी में अगर हम बात करें कि रणनीति के स्तर पर हमें क्या आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, क्या ड्रेस्टिक चेंजेस लाने होंगे, उस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर आप समझ पाए चीजों को और फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी को शेप करें, तो देखिए, अगर आप 2013 या 12 के पहले की बात करें सिविल सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं उस समय अगर आप स्वयं इतनी दृष्टि रखते हैं तो आपको यह पता होगा कि तकनीकी स्तर पर चीजें उतनी साउंड नहीं थी, उतना डेवलपमेंट भारत में तो नहीं था। लेकिन 2013 के बाद जब से परीक्षा पैटर्न बदला है और आप सभी विद्यार्थी अगर इसको समझ पाए तो इस बदले हुए पैटर्न में तकनीक की जो अपनी महत्ता और तकनीक का वह अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव और तकनीकी इतिहास वह कहीं ना कहीं बदला है। अगर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, देखिए बच्चों, हमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो विषय होते हैं, उसका अध्ययन करते हुए यह भी समझना होता है कि हम विषय को पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी अपनी आवश्यकता है क्या। अगर हम उसकी आवश्यकता को नहीं समझ रहे हैं, उस विषय की आवश्यकता को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर बहुत कठिन हो जाती हैं चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए। और उस स्तर पर जब आप पहुंचते हैं तो फिर आपको एक कठिनाई का अनुभव। चलिए, आज बात करते हैं प्रिंस सिविल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वह रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, 2013 के बाद यदि आप आएंगे तो फिर स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया के तहत रोबोटिक्स का विकास हो, वह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की वर्ल्ड रोबोटिक्स 2021 की रिपोर्ट हो, उसमें 30 लाख रोबोट्स का जिक्र हो, 10% की बढ़ोतरी हो, उसके बाद यूपीआई हो, भीम हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो, और ये डेवलपमेंट इतना तेज इन 7 सालों में कि फिर वह चीज प्रश्न पत्र में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। यह हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी तैयारी उस रणनीति के अनुसार नहीं है जिस रणनीति से प्रश्न पत्र निकलना है, तो पुरानी चीजों से, अब आप एक खुद बात बताइए, जो पुराने युद्ध होते थे, हल्दी घाटी या पानीपत के मैदान में युद्ध, जहां वह पुरानी तोपों का इस्तेमाल होता था, और पहले चले जाइए कि वह भाले तलवार, लेकिन वह पुराना समय था। आज के समय में युद्ध लड़ना हो, आप तलवार लेके आ रहे हैं, जमाना है वह इंसॉस राइफल, AK-56, AK-40, उन्नत तकनीक के हथियार, मिसाइल्स, ब्रह्मोस, M777 होवित्जर, सिनूक। अब ऐसी चीजों में यदि आप तलवार लेके आएंगे तो आपका हारना तय है। यहीं पर रणनीति जो है वह गलत हो जाती है। देखिए, मैं आज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा कि वे किस प्रकार से एक जो विषय होता है सिविल सर्विस के स्तर पर जो मेंस में पूछा जा रहा है, उसमें किस प्रकार से अन्य विषयों को समाहित किया जाता है और आपकी समझ देखने का प्रयास होता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कि आप यह जो विषय पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन के स्तर पर, जो 4 विषय, इनमें आपकी कनेक्टिविटी क्या है, समझ क्या है, वह मूलभूत आवश्यकता जो है इस परीक्षा की, उसमें आप कहां पर पीछे रह रहे हैं। तो बिना देर करते हुए आइए प्रश्न देखते हैं जरा। और ये ऑर्डर जरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 2021 फिर 2020, 2019, इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं। वर्ड लिमिट्स पर हम नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हम टेम्परामेंट समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पत्रों के माध्यम से किस प्रकार से वह संघ लोक सेवा आयोग का हमारा प्रश्न पत्र निकलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चा ध्यान रखिए
पद्धति वही अपनाइए जिस पद्धति से आपका प्रश्न पत्र निकलना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको नॉलेज के स्तर पर कितना पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पेपर निकलना चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और हम सिलेक्ट होने चाहिए। इस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं फिर कह रहा हूं, बच्चा ज्ञान के स्तर पर टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो ठीक है, ज्ञान के स्तर पर पेपर निकालने के स्तर कि प्रश्न पत्र हमारा हम अच्छे अंकों से अर्जित करें और अच्छे अंकों से पास होकर आ जाए। लेकिन जरा आप समझें फिर बात को कि अगर हम अभी जब हमें प्रश्न पत्र निकालने की अपनी रणनीति तैयार करनी, उस स्तर पर हम ज्ञानी और ज्ञान की लाइए हम एक ही विषय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं इस पूरी परीक्षा का पैटर्न 2014 के बाद जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला हो चुका है। आप एक विषय को ही पढ़कर इस परीक्षा को नहीं निकाल पाएंगे और तकनीकी समय में आपको तकनीकी दक्षता चाहिए होगी। अगर मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, अभी बात करूं कि डेटा साइंस और डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक नया सेक्टर और डेटा साइंस के माध्यम से, तो देखिएगा डेटा साइंस के प्रश्न के आने की संभावना वह सिविल सर्विस के स्तर पर और बढ़ जाएगी। और जब सिविल सर्विस के स्तर पर वह अपनी संभावना बढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति में आपको उसी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तो जरा पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हाउ इज द 400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कहना बड़ा सरल है सर, लिख देंगे, इसमें कहां कोई समस्या है। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आप बताएंगे ही कि भाई जो डिफेंस सिस्टम है भारत के, वह कैसे हम दूसरे देशों से, देखिए समझ पाए आप चीजों को कि यहां बदली हुए परिवेश में प्रश्न को इस स्तर पर बदला गया है कि आपको न सिर्फ अपने देश, पहली बात ये लिया है रशिया से भारत में, इस स्तर पर अगर इसे रशिया से हमने खरीदा है तो यह भारत में रशिया से आया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। प्रश्न पूछ रहा है कि ये टेक्निकली सुपीरियर कैसे है किसी भी सिस्टम में जो दुनिया में अवेलेबल है। एक और सिस्टम आयरन डोम के नाम से आप जानते होंगे, इजराइल में अवेलेबल। ऐसी दशा में इस प्रश्न में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको पॉलिटी की झलक दिख जाएगी। मैं यही कह रहा हूं, यही जो समझ है यही आपको उत्तर लिखने में आसान बनाती है। हो सकता है कि उस समय पर, उस एक वक्त में जब आप मेंस का पेपर दे रहे हो, तो बिल्कुल से आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो आपने पढ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत आप भूलें, लेकिन उस मान लीजिए भूलने की स्थिति में हमें थोड़ा सा पॉलिटी को भी प्रश्रय देना है और बताना है कि किस प्रकार से ये जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत खरीद रहा है, किस प्रकार से दुनिया के दूसरे सिस्टम से अच्छा है, इसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, फिर दूसरे सिस्टम्स दुनिया के दूसरे देशों में क्या है। तो आपने एक चीज पकड़ी कि इस अप्रोच के साथ कि जब भी भारत कोई दूसरे देश से राफेल ले, S-400 ले, शिनूक ले, अपाचे ले, ऐसी स्थिति में कभी ना कभी तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है। तो जब हम अपना अध्ययन के स्तर पर अध्ययन को कर रहे हो, तब हम उस एक डिफेंस तकनीक के साथ साथ अन्य तकनीकें जो उससे मैच करें उनको भी पढ़ते चले। यहां ये अप्रोच काम आ रही है। अगला आप देख पा रहे हैं, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो मामला है ये आपके सोसाइटी वाले सर कंप्लीट करवाएंगे और इस स्तर पर जो इंडियन सोसाइटी है उसमें पुअरर सेक्शन को भूल जाइए, गायब कर दीजिए शब्द को। ये भरमाने के लिए दिया हुआ कोई भी तकनीक मानव मात्र के बेहतर अपलिफ्टमेंट के लिए होती है, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए है, उसके आगे सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी लगा के आपसे यह पूछा गया है कि वह फूड सेक्टर, कि वह इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि वह रिसर्च के सेक्टर। अगर एक सेक्टर को और ले तो इंडस्ट्री रिसर्च कोऑपरेशन इस स्तर पर, अथवा
और आगे बढ़ते हैं तो भारत की मुख्य न्यूट्रिशन और आपका अगर मैं बात करूं कि फूड सिक्योरिटी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी व फूड सिक्योरिटी के स्तर पर, तो भाई गरीब व्यक्ति के लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी जरूरी है। ये कहां से आ रहा है? खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा। हां, अगर आप प्रिंस सिविल सर्विस के स्तर पर देखेंगे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के छात्र जो प्रिंस सिविल सर्विस के स्तर पर अध्ययनरत हैं, उनके क्लास नोट्स, उनके नोट्स में आपको ये चीज मिल जाएगी कि किस स्तर पर यह है, पुअरर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर नहीं भी इस चीज का एक, तो फिर दो विभिन्न विषय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय समाज। और जब भारतीय समाज आप पढ़ रहे हैं तो वहां गरीबी की समस्या, पावर्टी, इकोनॉमी में भी आप देखते हैं इस चीज को। और फिर उस स्तर पर कि गरीबी में खाद्य सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या पोषण सुरक्षा, अगर आप इतना समझ पाते हैं तो फिर बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगला चलते हैं जरा नोबेल प्राइज के स्तर पर, तो आप देख पाए द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 2014 was jointly awarded to Akasaki, Amano and Nakamura for the invention of blue LED in 1990s. How has this invention impacted the everyday life of human beings? अगर आपने कभी सिलेबस को देखा हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने सिलेबस को, तो सिलेबस के स्तर पर बच्चा आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन डेली ह्यूमन लाइफ, इतना ही लिखा हुआ है। कोई भी, मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैं जिस तकनीक के जरिए आपसे जुड़ रहा हूं, क्या यह तकनीक ह्यूमन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है? क्या डिजिटल एजुकेशन या एडटेक प्लेटफॉर्म ह्यूमन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है क्या? तो कोई भी इन्वेंशन, मैं कह रहा हूं एडिसन बल्ब की बात करते हैं बेटा, ग्राहम बेल टेलीफोन की बात करते हैं, क्या ये ह्यूमन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं थे क्या? तो लिखने के स्तर पर अगर एक होलिस्टिक अप्रोच, प्योर मतलब फुल हार्टेड अप्रोच के साथ काम किया जाए तो प्रश्नों के उत्तर बड़े सामान्यतः दिए जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पर द्वादश और दशम कक्षा का स्तर यानी 10th एंड 12th लेवल पर जो आप लिखते हैं उससे थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे तो आप चीजों को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। बस एड ऑन क्या करना है, समितियां, फैक्ट्स, जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमी के स्तर पर बात करें तो बजट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बजट में क्या क्या प्रोविजंस किए हैं, किस सेक्टर के लिए सरकार ने, किस सेक्टर को ज्यादा महत्ता दी है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर पॉलिटी के स्तर पर आप बात करें, ज्योग्राफी के स्तर पर बात करें, हर जगह हर विषय अपना इंपैक्ट डाल ही रहा होगा, कोई ना कोई प्रभाव छोड़ ही रहा होगा। वही मैं कह रहा हूं, इस परीक्षा के पूरे पैटर्न को समझने की जरूरत। फिर अपने आप देखिएगा, जो आप कहते हैं ना कि ये जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में घुमाया, और मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी लिखना और समझना कि आप बड़े आसानी से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। आगे चलते हैं। खैर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर? बहुत बढ़िया प्रश्न। पहले तो ये दो प्रश्नों का समागम है, यानी कंबाइन क्वेश्चन ऑफ two different things. First is nanotechnology, another one is how is it helping in the health sector. The basic thing was that. अगर मैं नैनो तकनीक के स्तर पर बात करूं तो आप सबसे पहले आपको बताना है कि नैनो, अगर आप तकनीक के स्तर पर बात करो तो मैं बताता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, बच्चा साइंस जो है, जो तकनीक का मामला है, वह अपना क्या है, अप्रोच है, ध्यान रखिएगा, जिसमें किसी भी भौतिक सिद्धांत को देख पाने और समझ पाने की क्षमता होगी, वह विज्ञान को समझ रहा होगा, वह विज्ञान को देख रहा होगा, जी रहा होगा। यहां पर रटने से काम नहीं चलेगा। दैट इज एन शेयर अप्रोच कि हम चीजों को किस वे में देख पाते हैं। एक व्यक्ति एक पंप, एक मोटर के कॉम्बिनेशन को देख रहा है, लेकिन वह सामान्य भाषा में बोलता है कि मोटर चल रही है, जबकि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइस जॉइंटली नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्योंकि पंप आगे है, मोटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको रबड़ कपलिंग या मेटल कपलिंग की मदद से जोड़ा जाता है, कपल किया जाता है, तब ये दोनों चीजें साथ में कार्य करती। इंजन का सिद्धांत यही है।
चाहे फिर वो किसी व्हीकल में इस्तेमाल हो, अन्यथा किसी सिद्धांत में इस्तेमाल हो, है वह तकनीक, दो तकनीकों का समागम है। सिंपल भाषा में हम बोल देते हैं ठीक है मोटर है तो सामान्य व्यक्ति के लिए है। यदि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छात्र हैं, हम यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर तैयारी करें, तो हमें यह सामान्य सी जानकारी पता होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं। नैनो तकनीक के स्तर पर स्मॉल, ड्वार्फ, कोई भी वस्तु जिसका स्केल 10⁻⁻⁹ हो वह नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी परिभाषा? अरे दो अप्रोच होते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम का अर्थ है कि हमें वृहद पैमाने को, लार्ज स्केल को नैनो स्केल पे लाना है, और बॉटम टू टॉप का अर्थ है कि हमें एटॉमिक स्केल को नैनो स्केल तक लाना है। इस स्तर पर कहीं कोई समस्या नहीं है। अब लेकिन रही बात हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में नैनोबॉट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस लाइक कैंसर एंड एल्जाइमर, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ठीक, इस स्तर पर उत्तर को फ्रेम करेंगे, कोई समस्या नहीं। अगर आप समझ पाए तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए का जिक्र कर दीजिए। और अगर अगले क्वेश्चन पर चलें कि हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद अवर लाइफ, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। शब्द का अर्थ है गुथी हुई, तो हिंदी में यह प्रश्न ऐसे आएगा कि विज्ञान किस प्रकार से हमारी जिंदगी में गुथा हुआ है, इंटरवोवन। What are the striking changes in agriculture triggered off by science-based technologies? ये पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज की वजह से कि एकदम से सेक्टर बदल रहा है। अगर आप समझ पाए कि ऊपर ही नैनो तकनीक का प्रश्न, नैनो फार्मिंग, नैनो बेस्ड यूरिया, नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को के द्वारा बनाया गया। अब ऐसे स्तर पर देखिए एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, DMH11, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, बड़ी आसानी से मैं बता रहा हूं, अगर आप प्रश्नों को समझ पाएंगे बड़ी आसानी से इनके उत्तर आप लिख पाएंगे। मेंस के स्तर पर तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है, कभी रही भी नहीं। अब देखिए 2020 का प्रश्न तो कोविड-19 से प्रश्न आना ही आना है। कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid the management of the pandemic. अच्छा, फिर बायोटेक्नोलॉजी, वह नैनो टेक्नोलॉजी, वह सिल्वर नैनो पार्टिकल से बना मास्क, वह सैनिटाइजर केमिकल, वह आपकी वैक्सीन mRNA वैक्सीन कोविशील्ड, जो कि चिंपैंजी ओरिएंटेड एक एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन, वह आपकी स्पुतनिक, सारी वैक्सीन्स और सारी तकनीक वह बायोटेक और नैनोटेक फिलहाल तो ये जो दो पोर्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, बायोटेक और नैनोटेक, ये एक बड़ा पोर्शन कवर करते ही हैं, और उस स्तर पर इनकी सामान्य समझ अधिक होनी भी चाहिए। और ये जो शब्द है अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंट लॉ की भाषा में यूज होने वाला शब्द है बेसिकली, और प्रेसिडेंट जब लॉ की भाषा में यूज हो तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसी पुरानी घटना को लेकर आज की स्थिति को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट वन थिंग इज नोन एज प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंट बोलते हैं लॉ की भाषा में, वह शब्द इस्तेमाल किया गया। हो सकता है कहीं किसी स्तर पर आपको समस्या हो, लेकिन अगर आप फैसलों को पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ते हैं, तो इस शब्द से आपकी मुलाकात कई बार हो जाएगी, उस स्तर पर तो समस्या है नहीं। अब आप देखिए कि लॉ के स्तर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द भी प्रश्नों में आ रहे हैं। ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं, रणनीति बदलने की आवश्यकता, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता, नए जमाने में नई सोच के साथ, नई रणनीति के साथ सिविल सर्विस को टारगेट करने का माध्यम, तभी हम प्रश्नों के स्तर पर उत्तर दे पाएंगे। और वही पुरानी सोच, क्योंकि अब ऑप्शनल नहीं होता, अब सीसेट होता है। अब ऑप्शनल 1000 मार्क्स का नहीं है, अब 1000 नंबर आपके जनरल स्टडीज के हैं। तो जिस
जिन 4 विषयों की महत्ता बढ़ गई उन पर अधिक ध्यान देने में कोई समस्या नहीं है किसी स्तर पर, और यही रणनीति कहीं ना कहीं आपका फिर चयन करवाती है। आगे बढ़ते हैं और जरा फिर देखते हैं व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका ने बना हुआ है। इंटरनेशनल ओशंस के लॉज पे अप्लाई होते हैं क्योंकि वो नासा का है, तो जब तक आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर होंगे तो वह आप अमेरिका के लॉज, और जैसे ही अंतरिक्ष में वैसे इंटरनेशनल वाटर्स में आप फिर से आ जाते हैं। इंडिया का प्लान कि अपना ओन स्पेस स्टेशन, तो अपना ओन स्पेस स्टेशन होने से हमारे स्पेस प्रोग्राम को जो एक बल मिलेगा, जो एक फोर्स मिलेगा, वह यह है कि स्पेस के स्तर पर हमारी समझ बेहतर होगी। हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेस स्टेशन में रख पाएंगे, ठीक। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। हम विकासशील से विकसित देश की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। तकनीक के स्तर पर हम अंतरिक्ष को अच्छे से समझ पाएंगे तथा आने वाले समय में जब इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगी और हमें दूसरे ग्रह की आवश्यकता होगी तो हमारी अपनी समझ, हमारे अपने स्पेस स्टेशंस भी होंगे। इंप्रूवमेंट। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। DMH-11 फिर से BT कॉटन, BT ब्रिंजल, नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को की देखरेख में बनाया गया। प्लांट टिश्यू कल्चर, नैनो फार्मिंग, यह सारी चीजें लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रही फार्मर्स का। और अगर सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के स्तर पर बात करना है तो DMH-11 कॉमर्शियली अलाउ है। वह बार्नेज एंजाइम के साथ, जो प्रिंस सिविल सर्विस में क्लास कर रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि DMH-11 बोल रहा हूं, लिखवाया है आपके नोट्स में बाकायदा। BT कॉटन, BT ब्रिंजल, विरोध हुआ था, याद है बच्चों? दिल्ली के कैनॉट प्लेस में कुछ शेफ्स गए थे, बताया था क्लास में कि कैनॉट प्लेस में शेफ्स ने जाके BT ब्रिंजल लोगों को बनाकर खिलाया था कि देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं इन चीजों के, वह भी कहीं ना कहीं प्रिंस सिविल सर्विस के साथ अध्ययनरत छात्रों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉपी में सारी चीजें देखिए। प्रश्न मैंने कहा था यदि आप प्रिंस सिविल सर्विस के साथ पढ़ रहे हैं तो प्रश्न प्रिंस सिविल सर्विस के कंटेंट से ही आएगा, इसके कंटेंट के बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि कंटेंट पे दिन रात हमारी कंटेंट टीम मेहनत करती है और कंटेंट टीम की उस मेहनत की वजह से हम बेहतरीन कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर उनकी सफलता में वह सहायक भी होता है। और प्रिंस ने इस सफलता को कई बार दोहराया भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल। पेटेंट लॉज, IPR का वह मामला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उस स्तर पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, उसमें दिया जाने वाला वह प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, किस प्रकार से कॉलपॉल और पैरासीटामोल यानी क्रोसिन, दोनों ही पैरासीटामोल, किस प्रकार से मार्केट में इनके बीच एक कंपटीशन, कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैसे TKDL का निर्माण किया जाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, किस प्रकार से हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को ICMR और वह CSIR द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह सारी चीजें इस प्रश्न में लिखी जाएंगी। अब मैंने कुछ कोड वर्ड में बोला है, हमारे प्रिंस सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट्स हैं इन कोड वर्ड्स को समझते हैं। कुल मिलाकर अगर हम प्रश्नों के स्तर पर बात करें तो आपने देखा कि जितने भी प्रश्न हैं एक सामान्य समझ के साथ हल हो रहे हैं, और वह सामान्य समझ जो एक विषय की है उस स्तर पर हमें तैयारी को करना चाहिए। मैंने फिर से कहा कि कहीं भी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त अध्ययन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है। देखिए, हमें बड़े सब्सिडाइज अप्रोच के साथ इस परीक्षा को देना होता है। भाई, जहां पर
12 विषयों का अध्ययन करना हो, ऐसे में एक मानसिक तनाव सदैव रहेगा छात्र पर। तो जो मेंटल बर्डन है, जो मेंटल प्रेशर है, वह ईज करने का बेटा तरीका ये है कि अपने विषयों के स्तर पर हम उन विषयों को या उन टॉपिक्स को ज्यादा महत्ता दें जिनसे वह प्रश्न आ रहा है, या जो टॉपिक्स हमें प्रश्न का उत्तर लिखने में मदद करेंगे। और उस एक पूरे सिनेरियो, एक पूरे वक्त में जब आप तैयारी में होते हैं तो कई मोर्चों पर आप लड़ रहे होते हैं। ये शिक्षक भी समझ सकता है, संस्थान भी और छात्र भी। वह सामाजिक स्तर, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, और जब एक व्यक्ति इतने स्तरों पर युद्ध में संलग्न होता है तो कभी ना कभी थोड़ा सा एंजाइटी का माहौल तो हो ही जाता है कि सर एक बात बताइए कि किस स्तर पर वह परीक्षा प्रश्न पत्र आएगा और कैसे, मेरी तैयारी सही चल रही है या नहीं। आप यकीन रखिए, यहाँ प्रिंस सिविल सर्विस के स्तर पर तो तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन अगर आप बाहर भी हैं और प्रिंस सिविल सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम ग्रेजुएशन के साथ ही रन होता है और कक्षाओं में अध्ययन और अध्यापन की डिजिटल बोर्ड द्वारा सुविधा, सारे एनिमेशंस दिखाकर और बच्चों को परिपक्व करना, उनकी तैयारी करवाना, क्योंकि ग्रेजुएशन के स्तर पर जो बालक और बालिकाएं तैयारी से जुड़े होते हैं वह कहीं ना कहीं मैच्योरनेस के स्तर पर उतने परिपक्व नहीं होते हैं, तो उन्हें उस स्तर तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी। इसलिए विषय के स्तर पर ज़्यादा परेशान होने की बचा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के स्तर पर अभी आपके लिए वह चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिन चीज़ों से आपका सिलेक्शन होना है। जैसे जब मैंने पिछला वीडियो डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वे मिडेवल और एंशिएंट हिस्ट्री से कहीं ना कहीं 2 से 4 प्रश्न का मामला, ऐसी स्थिति में आप उसे लीव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो सच अ बिग थिंग कि हम दूसरे एक जो अपना परीक्षा के स्तर पर जो हमारा महत्वपूर्ण सेक्शन, उसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देके उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें, यही मामला है। तो अगर उस स्तर पर हमारी तैयारी है तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह सीरीज अभी और आगे जाएगी विभिन्न तैयारी की रणनीतियों के साथ। मैंने कहा था कि यह सीरीज चलती रहेगी। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल से। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, and if you want more information about Prince Civil Service, please feel free visit in our campus, and that particular campus situated in Sikar, Rajasthan. Or if you want to call us at the particular number given in the description of this video. और अभी के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो आपकी तैयारी को और पुख्ता बनाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।